क्या बैंक हर ग्राहक को अलग अलग ब्याज दर देने वाले हैं? क्या आने वाले समय में ऐसा हो सकता है कि एक ही बैंक में एफडी कराने वाले दो अलग अलग लोगों को अलग अलग इंटरेस्ट रेट मिलने वाला है? और क्या आरबीआई ने ऐसा कोई रास्ता खोल दिया है जिससे बैंक अब अपनी मर्जी से जो भी जमा है, जो भी डिपॉजिट है, उस पर जो ब्याज है वो तय कर सकेंगे? अब ये पूरा का पूरा जो मामला है सीधे तौर पर बैंकों की एफडी, जमा रकम, लिक्विडिटी मैनेजमेंट से जुड़ा हुआ है। और ये जो बात हम आपसे कह रहे हैं, आखिर इसका आधार क्या है ये समझना ज़रूरी है। यही डिटेल में समझने की इस वीडियो में हम कोशिश करेंगे, इसको पूरे अच्छे से डिकोड करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं उस फैसले की जिसने इस पूरी की पूरी चर्चा को शुरू किया है। हाल ही में आरबीआई ने बैंकों को डिपॉजिट प्राइसिंग के मामले में ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी देने की दिशा में एक बहुत ही अहम, बहुत महत्वपूर्ण कदम उठाया है। आरबीआई ने एक ऐसा फ्रेमवर्क तैयार किया है जिसके तहत बैंक अब अलग अलग तरह के जो डिपॉजिट्स हैं उनको एक जैसी नज़र से देखने के बजाय उनके रिस्क और स्टेबिलिटी के हिसाब से अलग अलग तरीके से ट्रीट कर सकते हैं। पहली नज़र में ये बदलाव बहुत ही ज़्यादा टेक्निकल ज़रूर लग सकता है, लेकिन इसके पीछे का जो लॉजिक है वो समझेंगे तो पता चलता है कि ये आने वाले समय में एफडी रेट्स तय करने का तरीका ही पूरा बदल करके रख सकता है। अब सवाल उठता है, आखिर ऐसा बदलाव करने की ज़रूरत क्यों आन पड़ी है? इसे ऐसे समझने के लिए सबसे पहले ये हमें जानना ज़रूरी है कि अभी तक व्यवस्था चल कैसे रही थी, काम कैसे चल रहा था, क्या क्या रूल्स थे, किस हिसाब से चीज़ें हो रही थी। दरअसल पहले जब कोई बैंक किसी विशेष अवधि की जो एफडी है उस पर कोई इंटरेस्ट रेट तय करता था तो उसी कैटेगरी के अधिकतर जो डिपॉजिटर्स थे उनको लगभग वही रेट मिलता था, सेम रेट में ही उनको यहाँ पे मतलब सेम इंटरेस्ट रेट मिलता था। बैंक ये नहीं यहाँ पे देख पाता था कि कौन सा जो ग्राहक है, जो कस्टमर है, अपना पैसा लंबे समय तक यहाँ पे रखने वाला है बैंक के पास, और कौन सा जो ग्राहक है वो मौका मिलते ही पैसा निकाल करके दूसरे बैंक की तरफ रास्ता अपना मोड़ लेगा। यानी बैंक के लिए दोनों तरह के जो डिपॉजिट्स थे उनकी वैल्यू अलग अलग हो सकती थी, लेकिन प्राइसिंग लगभग एक जैसी रहती थी। यहीं से जो समस्या है वो शुरू हुई, क्योंकि सभी डिपॉजिट का जो रिस्क है और स्टेबिलिटी है वो एक जैसी नहीं होती है। अब इसी समस्या को समझते हुए आरबीआई का ध्यान एक बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत महत्वपूर्ण चीज़ पर गया। टर्म है एलसीआर। अगर आपने इस टर्म को पहले कभी सुना है, इसका फुल फॉर्म है लिक्विडिटी कवरेज रेशियो। यानी कि एलसीआर को अगर मैं आसान भाषा में कहूँ, एक एग्जाम्पल से चलिए लेकर के इसको एग्जाम्पल लेकर के समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए किसी बैंक में लाखों लोग पैसा जमा करके बैठे हुए हैं। अब अगर किसी कारण की वजह से, कोई भी रीज़न हो सकता है XYZ, अचानक बहुत ही बड़ी संख्या में लोग अपने पैसे निकालने के लिए पहुंच जाते हैं बैंक, तो बैंक के पास इतना कैश और लिक्विड असेट होना ही चाहिए कि वो जितने लोग हैं उनको भुगतान कर सके। आरबीआई इसी क्षमता को मापने के लिए एलसीआर का इस्तेमाल करता है। आसान भाषा में कहें, एलसीआर ये बताता है कि किसी तनावपूर्ण स्थिति में कोई ऐसी सिचुएशन आ गई, कोई ऐसा स्ट्रेसफुल सिचुएशन आ गई, तो बैंक अपने ग्राहकों को यहाँ पे पैसा लौटाने की कितनी तैयारी रखते हैं, किस हद तक वो सक्षम है। अब यहाँ से कहानी और भी ज़्यादा दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि जब आरबीआई ये देखता है कि बैंक के पास जमा पैसा कितना यहाँ पे स्टेबल है, तो वो ये भी देखता है कि ज़रूरत के समय में कोई मान लीजिए मुसीबत हो गई, ऐसी सिचुएशन में कौन सा डिपॉजिट जो है कितनी तेज़ी से यहाँ पे निकल सकता है। यही एक नया शब्द आता है, एक नया टर्म आता है, रन ऑफ रेट। इस टर्म को कहते हैं। रन ऑफ रेट क्या है? रन ऑफ रेट को भी एक एग्जाम्पल के तौर पे आप समझिए ताकि अच्छे से आपको समझ में आएगा। मान लीजिए एक ग्राहक है, एक ऐसा ग्राहक जो एफडी यहाँ पे करवा करके कई सालों तक पैसा छूता ही नहीं है, ऐसे ही रख देता है। दूसरी तरफ एक और ग्राहक है, ऐसा ग्राहक है जो बाजार में कहीं सुनता है कि भाई 0.25% ज़्यादा ब्याज किसी बैंक में मिल रहा है, तो अपना पैसा एक बैंक से निकाल करके दूसरे बैंक की तरफ अपना रुख मोड़ लेता है। जाहिर है बैंक के लिए जो दूसरे कैटेगरी वाला ग्राहक है वो थोड़ा ज़्यादा रिस्की है, क्योंकि उसके पैसे कभी भी यहाँ पे निकल सकते हैं। अब आरबीआई इसी संभावना को रन ऑफ रेट के जरिए मापता है। जिस डिपॉजिट के निकलने की जो संभावना है वो ज़्यादा होगी, उसका रन ऑफ रेट उतना ही ज़्यादा माना जाएगा। अब यहीं से आरबीआई के नए बदलाव की ज़रूरत सामने आती है, क्योंकि अगर किसी ग्राहक का यहाँ पे डिपॉजिट ज़्यादा रिस्की है तो बैंक को उसके खिलाफ ज़्यादा लिक्विडिटी रखनी पड़ेगी, ज़्यादा पैसा अवेलेबल रखना पड़ेगा, और ज़्यादा लिक्विडिटी रखने का मतलब है कि बैंक की ज़्यादा कॉस्ट। इसीलिए पहले बैंक सभी को लगभग समान रेट दे रहा था, यानी कि जिसकी वजह से बैंक पर ज़्यादा कॉस्ट आ रही थी और जो बैंक के लिए बिल्कुल स्टेबल था। दोनों को यहाँ पे लगभग एक जैसा ही ब्याज मिल रहा था, दोनों ही कैटेगरी के लोगों को। अब आरबीआई का ऐसा मानना है कि ये व्यवस्था पूरी तरह से तार्किक नहीं थी। अब इसीलिए क्या है, इसीलिए आरबीआई ने बैंकों
को ये सुविधा देने का रास्ता खोला है कि वो अलग अलग रन ऑफ रेट वाले जो डिपॉजिट्स हैं उनको अलग अलग तरीके से यहाँ पे प्राइस कर सकते हैं। अब बैंक ये देख सकेंगे कौन सा डिपॉजिट उनके लिए ज़्यादा स्टेबल है और कौन सा डिपॉजिट थोड़ा ज़्यादा रिस्क लेकर के सामने आता है। अब उसी आधार पे इंटरेस्ट रेट यहाँ पे तय करने की आज़ादी बैंक को मिल सकती है, यानी कि अब डिपॉजिट प्राइसिंग केवल यहाँ पे अमाउंट और टेन्योर पर निर्भर नहीं रहने वाला, बल्कि डिपॉजिट की स्टेबिलिटी भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर यहाँ पे बन सकती है। यही वजह है कि बैंकिंग इंडस्ट्री में इस बदलाव को बहुत बड़ा माना जा रहा है, क्योंकि अब तक डिपॉजिट रेट काफ़ी हद तक एक तय ढांचे से ही चलते आ रहे थे, लेकिन नए जो फ्रेमवर्क हैं उसके बाद से बैंक अपनी लिक्विडिटी कॉस्ट, रिस्क असेसमेंट और जो डिपॉजिट बिहेवियर है उसके हिसाब से रेट्स यहाँ पे तय कर पाएंगे। दूसरे शब्दों में अगर आप कहें, डिपॉजिट मार्केट पहले से यहाँ पे ज़्यादा कॉम्पिटिटिव है और फ्लेक्सिबल अब यहाँ पे कंपैरेटिवली बन सकता है पहले की कंपैरेटिवली। यहीं से फ्री डिपॉजिट रेट शब्द की जो कहानी है वो भी शुरू होती है। अब इसका ये बिल्कुल भी मतलब नहीं निकलता कि आरबीआई ने ब्याज दरों पर से पूरा का पूरा जो नियंत्रण है, जो कंट्रोल है, वही हटा लिया है, बैंकों को दे दिया है, ऐसा नहीं है। इसका मतलब ये है कि बैंकों को जो अभी तक जो उनके जितने भी राइट्स थे, जो उनको अभी तक करने की जो आज़ादी थी, उसमें और उनको फ्रीडम मिली है कंपैरेटिवली। यानी कि बैंकों को अब डिपॉजिट रेट तय करने के पहले की जो तुलना में अब ज़्यादा स्वतंत्रता मिल रही है उनको और ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी दे रही है आरबीआई। बैंक अब सिर्फ एक फिक्स फॉर्मूला पर नहीं चलेंगे, बल्कि डिपॉजिट के रिस्क प्रोफाइल और लिक्विडिटी के इम्पैक्ट को ध्यान में रख करके अपने फैसले ले सकेंगे। हालांकि फिलहाल ये जो पूरा बदलाव है जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं वो मुख्य रूप से जो बड़े डिपॉजिट्स हैं और जो बैंकिंग सिस्टम की लिक्विडिटी मैनेजमेंट से जुड़े हुए हैं उनके लिए है। लेकिन कई ऐसे जानकार हैं जो ऐसा कह रहे हैं कि लंबे समय में इसका जो असर है रिटेल डिपॉजिटर्स तक यहाँ पे पहुँच सकता है। इसीलिए ये सिर्फ एक टेक्निकल बैंकिंग अपडेट नहीं है, बल्कि एक ऐसा बदलाव है जो आने वाले वर्षों में, सालों में एफडी और डिपॉजिट रेट्स जो हैं उनको यहाँ पे तय करने के पूरे तरीके को बदल करके रख सकता है। यानी कि पूरे मामले का सबसे आसान, अगर आप समझने की इसको कोशिश करें, एक निष्कर्ष समझने की कोशिश करें, आरबीआई चाहता है कि बैंक डिपॉजिट को सिर्फ रकम और अवधि के आधार पर नहीं, बल्कि उनके रिस्क और स्टेबिलिटी के आधार पर भी देखें। और इसी वजह से डिपॉजिट रेट्स की दुनिया एक नए दौर में प्रवेश करती हुई नजर आ रही है, जिसे बैंकिंग सेक्टर फ्री डिपॉजिट रेट के नाम से देख रहा है। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? क्या कुछ है आपके थॉट्स? आप हमें कमेंट करके ज़रूर बता सकते हैं। ऐसी और खबरों के लिए विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट money9live.com और सब्सक्राइब कर सकते हैं हमारा यूट्यूब चैनल Money9। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।